नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 की। इसके विषय में जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है सीटेट के लिए और आपके एग्जाम का मात्र 1 महीना बचा हुआ है। 20 अगस्त को आपका एग्जाम है, ठीक है। ये एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड में कराया जाएगा और दूसरी बात है, इस एग्जाम के जो सेंटर्स हैं वो आपके होम टाउन में दिए जाएंगे, मतलब आपके बगल के जिले में ही मिलेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं एनसीएफ 2005 की, ठीक है। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र है, एनसीएफ 2005 का जो मुख्य सूत्र है दोस्तों, वो होता है बिना बोझ, बिना शिक्षा बिना बोझ के, उसको कहते हैं शिक्षा बिना बोझ के। मतलब कि शिक्षा बिना बोझ के। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो जितना उनका वजन नहीं होता है उससे ज्यादा तो उनके बैग का वजन हो जाता है। यानी पाठ्यक्रम को कम करना है, मतलब पाठ्यक्रम को एक सीमित करना है, बच्चे के हिसाब से करना है कि बच्चा किस प्रकार उस पाठ्यक्रम को पढ़ के उसे बोझ ना लगे। तो एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र यही है और मुख्यतः इसीलिए एनसीएफ 2005 की स्थापना की गई, ठीक है। ये एनसीएफ 2005 शिक्षा बिना बोझ के, ठीक है। दूसरी बात करते हैं आजादी के बाद जितने पाठ्यक्रम में भी संशोधन हुए हैं वो एनसीएफ 2005 के अंतर्गत हुए हैं और इन संशोधनों के लिए प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, जिन्हें हम बोलते हैं शिक्षा शास्त्री, नोबेल विजेता शिक्षा शास्त्री, नोबेल विजेता हमारे थे, कौन थे? सर रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? सर रविंद्रनाथ टैगोर। ये निर्माता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर के संबंध में, ठीक है, की गई। तो 2005 एनसीएफ तैयार की है वो यशपाल समिति की है। यशपाल समिति, ये समिति जो है दोस्तों उसे याद रखें, 2005 यशपाल समिति का निर्धारण किया है। और शिक्षा बिना बोझ के शीर्षक, इसका शीर्षक क्या है? शिक्षा बिना बोझ के, इस तरह तैयार किया गया है, ठीक है। एनसीएफ 2005 की अध्यक्षता जो किसने की थी? यशपाल जी ने की थी, डॉक्टर यशपाल, यानी प्रोफेसर, इनको प्रोफेसर लगाना चाहिए, ठीक है, प्रोफेसर यशपाल ने की थी, ठीक है। और अगर बात करें तो प्रोफेसर यशपाल जी ये यूजीसी के क्या थे? यूजीसी, यानी कि यूजीसी जिसे बोलते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसे क्या बोलते हैं? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसके कौन थे? आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। प्रोफेसर यशपाल यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे, ठीक है। और अगर अब बात करें तो यशपाल समिति के नेतृत्व में 21 राष्ट्रीय फोकस समूह का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? 21 राष्ट्रीय फोकस समूह, 21 राष्ट्रीय फोकस समूह का गठन किया गया, ठीक है। 2005 की बात में इसमें क्या किया गया? गठन किया गया, जिससे बालक की प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा और घरेलू भाषा में होनी चाहिए। क्या बोला? बालक की शिक्षा जो है स्थानीय भाषा और घरेलू भाषा यानी उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बात करते हैं दूसरी, तो एनसीएफ की, तो एनसीएफ में ये आपको 21 राष्ट्रीय दिया गया है,
ठीक है। और इसमें संविधान अनुच्छेद 350 का के तहत स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को बालक की भाषा विकास की सुविधा उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो अब हम आगे बात करेंगे दोस्तों कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखते हैं ये बात। तो दोस्तों अगर हम बात करें राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसकी आवश्यकता के प्रमुख कारण थे दोस्तों, इसमें क्या हुआ, नैतिक एवं मानवीय मूल्यों में वृद्धि करने के लिए, नैतिक एवं मानवीय मूल्यों में वृद्धि करने के लिए, नवीन पाठ्यक्रम पर बल देने के लिए, इसलिए कि यहाँ पे हमें नवीन पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए। दूसरी बात, भाषा की समस्या आती है। बच्चे अगर गांव से आते हैं और किसी शहर में पढ़ने जाते हैं तो उन्हें वहां भाषा की बड़ी समस्या होती है, क्योंकि वो अपने गांव की भाषा में बोलते हैं और दूसरे बड़े शहर के बच्चे बड़ी भाषा में बोलते हैं। तो इसलिए ये कहा गया भाषा की समस्या को खत्म करने के लिए उनको उनकी भाषा में, मातृभाषा में या उनके क्षेत्र की भाषा में और स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाए। ठीक है, सिलेबस में नए शोध कार्य का नया शोध कार्य होना चाहिए। सिलेबस में क्या होता है, जो हमारा सिलेबस होता है उसमें शोध कार्य को ज्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, यानी कि रटंत विद्या को खत्म करने के लिए ही एनसीईआरटी 2005 ने कदम उठाया। दूसरी बात, अभिभावकों को संतुष्टि के लिए, अभिभावकों की संतुष्टि के लिए, इसमें संतुष्टि के लिए मतलब अभिभावक जो है पाठ्यक्रम से और विद्यार्थी उद्देश्य बोध से क्या करते थे, संतुष्ट नहीं होते थे। तो सरकार ने क्या किया, अभिभावकों की संतुष्टि के लिए हमारे पाठ्यक्रम को निर्धारित कर दिया। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं कि इस एनसीईआरटी 2000 की इसके मुख्य सुझाव क्या है। ठीक है, या त्रिभाषी फार्मूले की 3 भाषाएं क्या दी गई हैं, आगे बात करेंगे। अब अगर दोस्त करें तो त्रिभाषी फार्मूले की जो 3 भाषाएं हैं वो कौन कौन सी है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 में, तो उनकी अगर हम बात करें तो हमारी प्रथम भाषा है दोस्तों, प्रथम भाषा जिसे हम बोलते हैं राजभाषा या राष्ट्रीय भाषा। प्रथम भाषा क्या होनी चाहिए, राज्य भाषा या राष्ट्रीय भाषा। ठीक है, ये हो गई हमारी। और अगर हम बात करें राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा, हमारी दोनों कौन सी है, हिंदी है। कौन सी है, हिंदी है दोस्तों। दूसरी भाषा यानी द्वितीय भाषा क्या है, अगर बात करें द्वितीय भाषा की तो द्वितीय भाषा हमारी हो जाती है अंतरराष्ट्रीय भाषा। अंतरराष्ट्रीय भाषा, तो अंतरराष्ट्रीय भाषा ये हमारी कौन सी है दोस्त, ये अंग्रेजी है। अंतरराष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी होती है। ठीक है, और अगर और बात की जाए जो तृतीय भाषा है हमारी, तृतीय भाषा, तो तृतीय भाषा के अंतर्गत आती है पंजाबी, मारवाड़ी, पंजाबी हो गई, मारवाड़ी हो गई, संस्कृत हो गई, गुजराती हो गई। यहां पे क्या आ गई, संस्कृत और गुजराती। ठीक है, ये भाषाएं हमारी एनसीईआरटी 2005 के लिए सुझाई गई है। मतलब कि प्रथम भाषा क्या होगी, राज्य की भाषा होगी या राष्ट्र की भाषा होगी। मतलब पहले आपको हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और दूसरी भाषा हमारी अंतरराष्ट्रीय भाषा है जो अंग्रेजी है। तृतीय भाषा आपके क्षेत्र की भाषा, पंजाब में रहती पंजाबी, मारवाड़ी यानी कि रहते मारवाड़ी। ठीक है, और गुजराती या संस्कृत। ठीक है, इसके बाद आगे अगर हम बात करें राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 की इसमें अगर बात की जाए तो इसकी शिक्षण विधियां या इसके संबंध में संबंधी उद्देश्य क्या थे 2005 के, तो अब उनको देख लेते हैं कि क्या उद्देश्य थे राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के। तो दोस्तों यहां पे बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 की शिक्षा संबंधी उद्देश्य क्या थे।
तो यहाँ पे पहला उद्देश्य है बालकों में विचार तथा कर्म की स्वतंत्रता देने का उद्देश्य। मतलब बालकों में विचार यानी उनके विचारों को वो शिक्षक सुनेगा और उनपे बात भी करेगा। उनके कर्म की स्वतंत्रता, अगर वो कोई कार्य कर रहे हैं, कोई क्रियाकलाप कर रहे हैं तो उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक करने दिया जाए। ठीक है। दूसरी बातों में क्या कहा गया है कि दूसरों की भलाई के लिए तत्पर करना, यानी उन्हें उपकार के लिए या परोपकार के लिए क्या करना, तत्पर करना, उन्हें उस लायक बना कि दूसरों की भलाई करें। ठीक है, ये चीजें उनको सिखाई जाए। ठीक। और तीसरी बात कह रही है लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी की प्रवृत्ति, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, ठीक है, गांधी जयंती, जो भी लोकतांत्रिक त्योहार है या प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, जैसे कुछ दिवस है, जल दिवस है, पर्यावरण दिवस है, ठीक है, या इन दिवसों पे वो भागीदारी ले, लोग सामने आए, गायन करें, मंच पे आए, अपनी कलाकारी, अपनी जो भी उनके अंदर भी चीजें हो वो चीजें दिखाएं। ठीक है। और बात कर रहा है चौथी में नवीन परिस्थितियों से सामना करने की क्षमता को विकसित करना, यानी कि उनको ऐसी नई नई परिस्थितियां दिखाना कि जब कोई नई परिस्थिति आ जाए तो बालक वहां पे घबराए नहीं, उसको आराम से सॉल्व करे। इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है। अगली बात कह रहा है कि बालकों को सामाजिक बदलाव के लिए तत्पर रखना, जैसे सामाजिक बदलाव तो हर पल क्षण में होता है। ठीक है। प्रकृति का नियम ही है कि प्रकृति का नियम क्या होता है, परिवर्तन। ये परिवर्तन होता रहता है, तो इस परिवर्तन को उन्हें स्वीकार करने के लिए तत्पर रखना राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा यानी 2005 के जो 5 सिद्धांत थे, वो सिद्धांत क्या थे उनके बारे में बात करते हैं। आइए तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के 5 सिद्धांत क्या है। तो पहला सिद्धांत है परीक्षा प्रणाली को लचीलेपन से युक्त करना और कक्षा गतिविधि से जोड़ना। मतलब कि जो परीक्षा प्रणाली है वो आपकी लचीली होनी चाहिए, टाइट, मतलब इतनी कठिन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लचीलेपन से जोड़ना। दूसरा कह रहा है कि बालकों के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। ठीक है, मतलब उन्हें किताबी ज्ञान नहीं देना है, उन्हें सामाजिक व्यवहारिक जो उनके जीवन में काम आता है उस तरह का ज्ञान देना है। ठीक है। तीसरी बात कह रही है रटंत पद्धति से मुक्ति देना, यानी उनको चीजें रटानी नहीं है, उनको चीजें समझानी है। उन्हें क्या करना है, उन्हें क्रियाकलाप करवाना है। ठीक है, क्रियाकलाप के माध्यम से समझाना, ना कि रटंत पद्धति से मुक्ति देना। ठीक है। और अगला कह रहे हैं चौमुखी विकास पर आधारित पाठ्यक्रम। चौमुखी विकास का मतलब यह हुआ कि शिक्षा का मतलब क्या होता है दोस्तों, शिक्षा का मतलब पढ़ लिख के नौकरी प्राप्त करना नहीं होता है। शिक्षा का मतलब होता है आप एक आदर्श, उच्च और बुद्धिमान व्यक्ति बने और समाज को समझे। ठीक है। अगर इस तरह से तो चौमुखी विकास के मतलब है बालक और चीजें भी सीखेगा, क्रियाकलाप भी सीखेगा, सामाजिक ज्ञान भी सीखेगा, नैतिक ज्ञान भी सीखेगा, व्यवहारिक ज्ञान भी सीखेगा और बाकी क्रियाकलाप भी करेगा, वैज्ञानिक शोध भी कार्य सीखेगा धीरे धीरे। जैसे अगर बालक को बताना है कि मान लीजिए कक्षा 8 का बच्चा है, हम बात करते हैं थोड़े ऊपर की, तो हमने पानी लिया तो उसे सीधा पानी रटाना नहीं है। पानी का सूत्र H2O है। ठीक है, अब उसे रटा दिया आपने, पानी का सूत्र H2O है, पानी का सूत्र H2O नहीं, उसे बताना है कि H2O से पानी कैसे बना। ठीक है, पानी बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है, तो उसको ऐसे बताना है। उसके लिए हाइड्रोजन जरूरी होती है। क्या बताना है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु होने चाहिए। जब बच्चा इस स्तर पे पहुंच जाता है, तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है, और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होना चाहिए। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिलते हैं तो पानी बनता है। ठीक है, इस तरह से उनके चौमुखी विकास पर ध्यान देना। दूसरा, प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय समस्याएं शामिल हो। जैसे राष्ट्रीय समस्याएं प्रजातांत्रिक होती है, राज व्यवस्था होती है, जो भी राष्ट्रीय समस्याएं उनको बताया जाए, समझाया जाए और उनका सलूशन भी उनको दिखाया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे बात की हमने राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के सिद्धांत की। अब हम आगे की बात करते हैं आपकी कि इसके जो भाषाई कौशल है वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं भाषाई कौशल की। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे भाषाई कौशल 4 होते हैं। जो भाषाई कौशल है वो होते हैं 4।
भाषाई कौशल कितने होते हैं? टोटल होते हैं 4। क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले बच्चा क्या करता है? सबसे पहला बच्चा जब जन्म के बाद सबसे पहले बच्चा चीजों को सुनता है, ठीक है, डायरेक्ट थोड़ी लिखने लगेगा, है? बच्चा पैदा हुआ और 5-6 दिन का हुआ, आ गया लिख ले, लिखने का लगेगा नहीं, वो पहले सुनेगा, यानी कि सबसे पहले उसके कान काम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले भाषाई कौशल में बच्चा सुनता है, फिर धीरे धीरे एक एक शब्द आधा आधा टूटा फूटा बोलने लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ? सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर लिखेगा, सॉरी, फिर पढ़ेगा और फिर लिखेगा, फिर बच्चा पढ़ना सीखता है, लिखना सबसे बाद में, ठीक है। पहले पढ़ना सीखता है, पहले पढ़ना सीखेगा फिर लिखेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा? सुनना, उसके बाद आता है बोलना, उसके बाद आता है लिखना, सॉरी, पढ़ना, और उसके बाद आता है वो लिखना, ठीक है। ये हमारे 4 भाषाई कौशल है और ये बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। इनमें के अंतर्गत नोम चॉम्स्की, जिन्होंने भाषा के कौशल का सिद्धांत दिया था, नोम चॉम्स्की, नोम चोम्स्की नाम है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था? भाषा का सिद्धांत दिया था और इन्होंने बताया था कि भाषा क्या होती है। भाषा अर्जन एक डिवाइस है जो बच्चे लेकर पैदा होते हैं, ठीक है। भाषा के बारे में बच्चे लेकर पैदा होते हैं। और भी बात करें, बच्चे जिस परिवेश में, जिस स्थान में जिस भाषा को बोलते हैं, धीरे धीरे उसका व्याकरण भी सीख जाते हैं। तो इन्होंने एक LAD बनाई थी, जिसे कहते हैं लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस बोलता जाता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं हिंदी में भाषा अर्जन तंत्र, भाषा अर्जन तंत्र। इस तंत्र की स्थापना की थी नोम चॉम्स्की ने। तो आपके हो गए, तो इनका इस प्रकार से होगा। अगर आपसे LSRW, ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये हमारे 4 भाषा कौशल हो गए, यानी लैंग्वेज स्किल हो गए, ठीक है दोस्तों। तो आगे की बात में एनसीएफ के लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं, अगली क्लास में हम आपको बताएंगे। अगली क्लास जो हमारी होगी उसमें हम आपको जो बताएंगे उसके लिए एनसीएफ 2005 के कुछ क्वेश्चंस होंगे। और दूसरी बात, इसमें राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2009 एनसीएफ 2005 हो गई। इसके बाद जो आती है आपकी एनसीएफ 2009। आगे हम बताएंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो अगली क्लास होगी आपकी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। आगे के लिए धन्यवाद।